नमस्कार दोस्तों, BSCS एकेडमी इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं संतोष वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग मध्य प्रदेश जियोग्राफी के सीरीज के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कितने? लगभग 10,000, यानी कि 10,000 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश जियोग्राफी के अंतर्गत स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितना भी कंटेंट है टॉपिक वाइज, उन सभी के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बनना चाहिए, तो उस टॉपिक के अंतर्गत पूरे क्वेश्चंस को हम लोग निचोड़ करके आपके सामने लेकर आए हैं। मतलब उस पूरे टॉपिक को निचोड़ करके कि एक टॉपिक में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, हम लोग सारे क्वेश्चंस कंडक्ट करके आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। और ये सीरीज़ पूरी MP जियोग्राफी के एंड तक, यानी कि सिलेबस ख़त्म होने तक चलती रहेगी। और कितने क्वेश्चन? कंप्लीटली 10,000 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इस प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ओके, लिखा भी है मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो आप लोग कि लिखा हुआ एकदम स्टार्टिंग से, एकदम शुरू से। पहला क्वेश्चन कौन सा है कि भाई मध्य प्रदेश किस भूमि का हिस्सा है? मध्य प्रदेश किस भूमि का हिस्सा है? अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, यूरेशिया या पैथालासा? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश किस भूमि का हिस्सा है, अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, यूरेशिया या फिर पैथालासा, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा भाई? यदि मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूँ, तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो हमारा एशिया है, यानी सिंपल सी बात तो ये होती है कि जो एशिया है, एशिया, ये एशिया अंगारा लैंड का हिस्सा है। एशिया किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। और इसी एशिया में कौन है? भारत। और इसी भारत में कौन है? मध्य प्रदेश। इसी भारत में कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि आप लोग देखोगे तो मध्य प्रदेश भारत में है, भारत एशिया में है, और एशिया किसका हिस्सा है? अंगारा लैंड का। तो आप लोग यहाँ पर आंसर क्या दोगे? अंगारा लैंड। लेकिन मध्य प्रदेश अंगारा लैंड का हिस्सा नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। अब आप ये सोचोगे कि यार मध्य प्रदेश भारत में है, भारत एशिया में है, एशिया अंगारा लैंड का हिस्सा है, तो मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्यों हुआ? यही तो कंसेप्ट होता है। यही क्या होता है? कंसेप्ट होता है। अब आप सोचोगे कि सर एक्सप्लेन करो। अब हर एक क्वेश्चन को यदि हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएँ और सिर्फ एक फैक्ट के रूप में पढ़ लें तो भी कोई मतलब नहीं है भाई, ये तो आप रटने मात्र तक सीमित रहोगे। ठीक है ना? तो चलिए हम समझते हैं इस चीज़ को कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ। तो यहाँ पर एक बात दोस्तों आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। कौन सी बात? बात ये याद रखना कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अंगारा लैंड। क्या लिखा? अंगारा लैंड। और इस अंगारा लैंड से कौन कौन से महाद्वीप बने, तो आपको वो पता होना ज़रूरी है कि एक बनेगा एशिया, ठीक है, यूरोप, और थर्ड पे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो ये अंगारा लैंड के कॉन्टिनेंट हो जाते हैं। और यदि आगे बात करूं गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, तो यहाँ पर एक बात ये क्लियर होती है कि इसके अंतर्गत दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और एक और है अंटार्कटिका। तो अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि गोंडवाना के अंतर्गत एशिया तो आता ही नहीं है। तो भाई गोंडवाना के अंतर्गत यदि एशिया नहीं आएगा तो फिर मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का हिस्सा कैसे हुआ? तो यहाँ पर एक बात याद रखना दोस्तों, यदि हम लोग भारत की संरचना को देखें
समझना, एक ही बार क्लियर हो जाएगा, एक ही बार में, ठीक है। यदि हम लोग भारत की संरचना को देखें तो कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है, हमारा प्यारा सा भारत, ऐसा, ठीक है। अब कंडीशन क्या आती है कि यदि जो हमारा इंडिया है, इस इंडिया का, इस भारत का ये वाला जो भाग है, ये वाला, ये येलो कलर में जो मैंने बनाया है, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार। अब अलग से इसको हम लोग डिवाइड क्यों करते हैं भाई? प्रायद्वीप का मतलब क्या हो जाता है? प्रायद्वीप का मतलब ये हो जाता है कि जो तीन ओर से जल से घिरा हो, तो ऐसे भूमि के भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार है और अंदर का जो येलो कलर वाला भाग है, इस येलो कलर वाला भाग ये एक्चुअल में कहाँ से टूट के अलग हुआ? तो आप देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ पे क्या है? ऐसा एक अफ्रीका महाद्वीप है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अफ्रीका। और इस अफ्रीका महाद्वीप से ये जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये इस भूखंड के रूप में, इस संरचना के रूप में टूटकर अलग हुआ। भाई इस भूखंड से ये टूटा और टूटने के बाद में ये उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होकर ये एशिया महाद्वीप में जाकर मिल गया। किस में जाकर मिल गया? एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में मिलने के परिणाम स्वरूप ही यहाँ पर विशाल मैदानों का निर्माण हुआ है और उत्तर में पर्वतीय क्षेत्रों के अंतर्गत हिमालय का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये जो भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, ये किससे टूट के अलग हुआ? अफ्रीका महाद्वीप से। और अफ्रीका महाद्वीप से टूटने के कारण ही इसे हम लोग क्या कहते हैं? गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश आता है। यानी कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे उत्तरी संरचना की यदि बात करेंगे तो मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश इस प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। और ये प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये देखिए। तो इसीलिए मध्य प्रदेश को किस भूमि का हिस्सा कहते हैं? गोंडवाना लैंड का। क्यों? क्योंकि भारत के प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आने के कारण। और प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ, और अफ्रीका महाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो यही रीज़न है, क्या रीज़न है? यही रीज़न है कि मध्य प्रदेश भारत में और भारत एशिया में होने के बाद भी, हम लोग जानते हैं कि एशिया अंगारा लैंड का हिस्सा है, लेकिन उसके बाद भी मध्य प्रदेश किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का। और रीज़न मैंने अभी आपको बता दिया है। क्लियर? ठीक है, बड़े आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 2 है क्या कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की स्थापना कब हुई? लो बताओ भाई। सेंट्रल प्रोविंस और बरार की स्थापना की बात होगी तो यहाँ पर आपको ये पता होना ज़रूरी है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड और बरार है क्या। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, हम क्या थे? अंग्रेज़ों के गुलाम थे। समझना इस चीज़ को। जब हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, यानी कि आज़ादी के पहले की यदि मैं बात करूं, कब की बात कर रहा हूं मैं? आज़ादी के पहले की। देखो ये हमारा भारत है। आज़ादी के पहले की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान और ये वर्तमान में जो बांग्लादेश है, ये भी भारत के क्या, ये हिस्सा हुआ करते थे। हमारा देश कुछ इस प्रकार से था, ठीक है, आज़ादी के पहले से। और यहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपना एक ब्रिटिश प्रांत स्थापित किया था। यहाँ पर अंग्रेज़ों ने क्या किया था? अपना एक ब्रिटिश प्रांत स्थापित किया था, और इसे ही नाम दिया गया था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। इसे क्या नाम दिया? सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। अब इन्होंने यहाँ पर अपना ब्रिटिश प्रांत स्थापित क्यों किया? सीधी सी बात है भाई, हमारे देश में तो 565 रियासतें हुआ करती थी, यानी कि राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था भारत में आज़ादी के पहले। और उन राजाओं को बेवकूफ़ बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने ब्रिटिश प्रांत स्थापित कर रखे, ताकि इंडिया के जो भी यानी कि जो भी कार्यक्रम, जो भी मतलब काम है, उन सब पे नज़र रखी जा सके, ठीक है। तो अंग्रेज़ों ने
सेंट्रल प्रोविंस और बरार की स्थापना कब की? तो दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना उन लोगों ने 2 नवंबर 1861 में कर दी थी भाई। 2 नवंबर 1861 में सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना हो गई थी। और बरार की स्थापना की बात करेंगे तो 24 अक्टूबर 1936 को बरार की स्थापना कर दी थी। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस और बरार कहाँ पर है, मतलब स्थापना कब हुई थी। 2 नवंबर 1947 ये तो होगा नहीं, 1 नवंबर 1949 भी रही है, 1 नवंबर का मैटर ही नहीं है। 2 नवंबर 1861 और 24 अक्टूबर 1936, यानी कि हमारा जो आंसर होगा तो हमारा आंसर क्या होगा, डी वाला आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा कि सेंट्रल प्रोविंस की स्थापना 2 नवंबर 1861 और बरार की स्थापना 24 अक्टूबर 1936 को हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको सामने है और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं। सही मिलान कीजिए। ओके ठीक है, सही मिलान करना हम लोगों को, और लिखा हुआ है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, अच्छा, मध्य भारत प्रांत, विंध्य प्रांत और भोपाल रियासत, और इनके सामने इनके मुख्यमंत्रियों के नाम हैं। ठीक है ना, तो हमें ये जो हमारे पास में कुछ पार्ट है ए बी सी, इनको हम लोग कहते थे, और ये भोपाल रियासत है। तो इन क्षेत्रों के सामने इनके मुख्यमंत्रियों के नाम है, तो हमें मिलान करना है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के जो मुख्यमंत्री है वो कहाँ पर गए, यानी कि पार्ट ए के मुख्यमंत्री जिसे हम लोगों ने सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार कहा था, उनके मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ठीक है ना, तो ये हमारे पास में कंडीशन है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। अगर सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार की बात करेंगे, जिसे हम लोग पार्ट ए भी कहते थे, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी, और इसके मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसके मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है ना, तो पंडित रविशंकर शुक्ल कहाँ पर है, चलिए वो देख लेते हैं। तो पंडित रविशंकर शुक्ल 3 नंबर पर है, और ये कौन सा पार्ट है, अ है, अ, तो अ का तो हमारे पास में 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, ओके। मध्य भारत प्रांत, मध्य भारत प्रांत जिसे हम लोग पार्ट बी भी कहते थे, ठीक है ना, जिसकी 2 राजधानी हम लोगों ने देखी थी, और इनके मुख्यमंत्री कौन थे, लीलाधर सेठ, तो ब का 2 हो जाएगा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ब। विंध्य प्रांत, और विंध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, रीवा थी। ठीक है ना भाई, विंध्य प्रांत की राजधानी क्या थी, रीवा थी, और इनके जो मुख्यमंत्री थे वो शंभुनाथ शुक्ल थे, कहाँ पर हैं, 4 नंबर पर हैं, तो ये मैंने लिख दिया स भाई, ये मैंने क्या लिख दिया स। अब बचे कौन, भोपाल रियासत, जिनके मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया द। अब बताओ अ का 3 है कहीं पर, अ का 3 ये रहा, अ का 3 है, ठीक है, लेकिन 2 जगह हैं, अ का 3 ब का 2, तो देखो ब का 2 2 जगह हैं, ठीक है, लेकिन स कहाँ है, स का 4 है। अब देखो यहाँ पे स का 4 कहाँ पर है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हमारा आंसर इसी से पता चल जाता है कि सी वाला हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे करेक्ट होगा ये वाला। ठीक है भाई, स का 4 और द का 1, इस प्रकार से आपको करना है जब कूट वाले क्वेश्चन आपके पास में आए तो। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में कि विंध्य प्रांत को पार्ट सी का दर्जा कब दिया गया, किसकी बात हो रही है, विंध्य प्रांत की। तो विंध्य प्रांत को पार्ट सी का दर्जा, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा कि विंध्य प्रांत को पार्ट सी का दर्जा देने से पहले यदि मैं बात करूँ बेसिकली, तो विंध्य प्रांत जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी, और 12 मार्च 1948 को क्या हुआ, इसका गठन हुआ। क्या हुआ दोस्तों, गठन हुआ। 4 अप्रैल 1948 को इसमें 38 रियासतों को शामिल किया गया। ठीक है, और दिया क्या जा रहा है कि विंध्य प्रांत को पार्ट सी का दर्जा कब मिला, और यहाँ पर देखना कि 1 जनवरी 1950 को इसे पार्ट सी का दर्जा दिया गया, इसे पार्ट सी का दर्जा दिया गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रांत को पार्ट सी का दर्जा दिया, तो हमारे यहाँ पर है कहीं पे, तो आंसर हमारा आ रहा है
द वाला कि 1 जनवरी 1950 को विंध्य प्रांत को पार्ट सी का दर्जा दे दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे कि भोपाल, और आगे क्या है, भोपाल रियासत का विलय कब और किसमें हुआ। बहुत बढ़िया, भोपाल रियासत का विलय कब और किसमें हुआ। तो इसको देखना यहाँ पे, यदि भोपाल रियासत की हम लोग बात करें, किसकी बात करेंगे, भोपाल रियासत की, तो भोपाल रियासत देखना यहाँ पे भोपाल रियासत की थी बेसिकली दोस्तों हम लोग बात करें तो भोपाल रियासत का विलय किस में हुआ था, पार्ट सी में हुआ था, ये तो हम लोगों को पता है। पार्ट सी में कब हुआ, पार्ट सी में 1 जून 1949 को हुआ। कब हुआ, 1 जून 1949 को। तो यहाँ पर ऑप्शन में है कहीं पर 1 जून 1949, 1 जनवरी, 1 जून यहाँ पर है, 1 जनवरी है नहीं, 1 जून 1950। तो 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय पार्ट सी में कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है कि भोपाल रियासत के अंतिम नवाब कौन थे। भोपाल रियासत के अंतिम नवाब कौन थे। यहाँ पर एक बार मैं आपको भोपाल की पूरी एकदम हिस्ट्री बता देता हूँ ताकि आगे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे हो सकता है कि आपसे आसानी से बन जाए। देखिएगा, यदि मैं एक बेसिकली बात करूँ यहाँ पे दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, भोपाल की। भाई किसकी बात कर रहे हैं, भोपाल रियासत की, भोपाल रियासत। क्योंकि चीज़ों को रटने से बेहतर है कि हम लोग एक बार समझ लेते हैं। अगर भोपाल रियासत की बात करेंगे तो भोपाल रियासत यानी कि यहाँ एक स्वतंत्र रियासत थी। भाई थी क्या, ये एक स्वतंत्र रियासत थी। भोपाल क्या थी, एक स्वतंत्र रियासत थी। क्योंकि जो 565 रियासतें हम लोगों ने देखी थी उनमें भोपाल क्या थी, एक स्वतंत्र रियासत थी। ठीक है ना, और इसी को हम लोग नवाबों की रियासत भी कहते थे। किसकी रियासत, नवाबों की रियासत। यदि आगे देखें तो इसके जो प्रथम नवाब थे, प्रथम नवाब कौन थे, यार मोहम्मद खान। भाई प्रथम नवाब कौन थे, यार मोहम्मद खान। और अंतिम नवाब की यदि बात करेंगे, अंतिम नवाब, तो अंतिम नवाब कौन थे, हमीदुल्ला खान, हमीदुल्ला खान। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने की, तो इस स्थापना की बात जब होगी दोस्तों तो इसकी स्थापना 1723-24 ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा। और इसका विलय यहाँ पर देख लो, इसका विलय पार्ट सी में 1 जून 1949 में कर दिया गया था। तो ये हमें सब कुछ पता होना ज़रूरी है भोपाल के बारे में। और वैसे भी ये एक जो स्वतंत्र ज़िला है, यानी कि भोपाल एक स्वतंत्र ज़िला 26 नवंबर 1972 में बना। समझ रहे हो, क्योंकि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी तो स्थापना के समय भोपाल क्या था। भाई स्थापना के समय भोपाल एक स्वतंत्र जिला नहीं था। क्योंकि अभी आपने देखा कि 26 नवंबर 1972 में जब ये स्वतंत्र जिला बना तो मध्य प्रदेश की स्थापना तो 1 नवंबर 1956 को हो गई थी। और उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भी कौन था, भोपाल था। लेकिन उस समय मध्य प्रदेश की राजधानी भले ही भोपाल था लेकिन एक स्वतंत्र जिला नहीं था। क्लियर। तो भोपाल रियासत के अंतिम नवाब कौन थे, अभी हम लोगों ने देख लिया कि अंतिम नवाब थे हमीदुल्ला खान। ठीक है ना, आगे बढ़े। चलिए, भोपाल रियासत के प्रथम नवाब कौन थे, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया। तो यदि इतना डीप में हम लोगों ने अगर पहले ही उन चीज़ों को पढ़ लिया होता, अगर ये सब पहले ही पढ़ लेते तो फिर क्वेश्चन कैसा भी आए कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। क्या पूछा कि भोपाल रियासत के प्रथम नवाब कौन थे, तो प्रथम नवाब क्या लिखा है, यार मोहम्मद खान। समझ रहे हो भाई, क्या नाम है, यार मोहम्मद खान। कहाँ पे यार मोहम्मद खान, ये रहे। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 9, सही मिलान कीजिए। ओके,
सही मिलान कीजिए। है क्या यहाँ पे? बुंदेलखंड रियासत है, बघेलखंड रियासत है, रीवा रियासत है, जम्मू कश्मीर रियासत है। तो ये तो रियासतों के नाम हो गए। और इस साइड में यदि हम लोग देखेंगे तो इन रियासतों के जो राज्य प्रमुख हैं उनके नाम दिए गए हैं। तो रियासत और राज्य प्रमुख हमें बस मिलान करना है यहाँ पे कि किस रियासत के कौन से राज्य प्रमुख हैं। ठीक है, चलिए तो पहले जो राज्य प्रमुख है उनका नाम क्या है देख लेते हैं हम लोग। बुंदेलखंड रियासत। और बुंदेलखंड रियासत की अगर हम लोग बात करेंगे तो कामता प्रसाद सक्सेना आएंगे। कहाँ पर हैं? ये रहे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अ। ठीक है, आगे बघेलखंड रियासत का नाम आएगा तो इनके जो शासक थे वो है अवधेश प्रताप सिंह। तो ब, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ब। ठीक है। और रीवा रियासत के शासक थे राजा मार्तंड सिंह, स। और ये हो जाएंगे द, यानी कि जम्मू कश्मीर रियासत के शासक थे राजा हरि सिंह। ठीक है ना। तो हमारे पास में यहाँ पर ऑप्शन क्लियर हो चुके हैं कि अ का 3 है कहीं पर अ का 3, ये रहे। अ के 3 दो जगह हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अ का 3, ब का 4, ब का 4 यहाँ पर है, ब का यहाँ पे 2 ही है। ठीक है। स का 2, स का 2 भी है और द का 1। ठीक है, तो सी वाला आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं और लिखा हुआ है कि पार्ट ए से महाराष्ट्र को मराठी भाषा के रूप में दिए जाने वाले जिलों में से नहीं है। अब बताओ भाई, 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई ना, समझ रहे हो? तो 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना, पहले तो ये समझो कि ये क्वेश्चन क्या है, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के और फैक्ट के अनुसार आंसर टिक करना कोई मतलब नहीं है। हमें ये पता भी तो होना चाहिए कि क्वेश्चन का मतलब क्या है। और इस क्वेश्चन को आप तब समझ पाओगे जब आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। समझना इस चीज़ को कि भाई अगर हम लोग मध्य प्रदेश की संरचना को देखें, वर्तमान मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वर्तमान की नहीं, स्थापना के समय की। देखना यहाँ पे, यदि मैं इसकी बात करूँ स्थापना के समय वाले मध्य प्रदेश की, तो आप लोग क्या बोलते हो? हाँ सर, बस ऐसा, यही चीज़ होती है। समझ रहे हो? और आप बोलोगे सर छत्तीसगढ़ भी ऐड करो, स्थापना के समय कर दिया, यही होता है। लेकिन हम लोग ये भी तो जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को जब मध्य प्रदेश की स्थापना इस प्रकार से हुई थी, लेकिन हुई किस में से? तो ये भी तो आपको जानना ज़रूरी है भाई, ये हुई इसमें से। ये स्थापना जो हुई है किस में से हुई है? इसमें से हुई है। और इसमें से किस प्रकार से? यदि हम लोग देखें तो ये कंडीशन थी, यही कंडीशन थी ना। अब इस संरचना में और इस संरचना में कुछ अंतर है ना, क्योंकि यहां पर यदि आप देखोगे तो इसे नाम दिया गया था, इसे क्या नाम दिया गया था? इसे नाम दिया गया था पार्ट ए, और इसे नाम दिया गया था पार्ट बी, एंड दिस पार्ट सी। तो इस पार्ट ए में भाई ऐसा क्या परिवर्तन हुआ, पार्ट बी में क्या परिवर्तन हुआ और पार्ट सी में क्या परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये संरचना मिली, ये पता होना ज़रूरी है ना। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पार्ट ए से महाराष्ट्र को मराठी भाषा के रूप में दिए जाने वाले जिलों में से कौन सा जिला नहीं है, नहीं पूछा है। तो यहाँ पर आपका ये पता होना ज़रूरी है कि पार्ट ए से मराठी भाषी 8 जिले महाराष्ट्र को दिए गए थे। अब 8 जिले कौन कौन से वो भी देख लो, तभी आपको क्लियर हो जाएगा। अकोला, अमरावती, अकोला, अमरावती, बुल्ढाना या बुल्ढाना, भंडारा, बुल्ढाना, भंडारा, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चांदा। कितने हो गए?
1 2 3 4 5 6 7 8, समझ रहे हो, ये 8 जिले हमारे पास में हैं। अब इन 8 जिलों में से ऐसा कौन सा जिला है जो कि महाराष्ट्र को दिए जाने में से नहीं है? तो चांदा, भंडारा, यवतमाल, जलगांव। तो जलगांव यहाँ पर क्या है भाई, जलगांव वो जिला नहीं है जो कि महाराष्ट्र को दिया गया था पार्ट ए से। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश की स्थापना के समय और छत्तीसगढ़ से विभाजन से पहले, अच्छा, मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हुआ करते थे? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। मध्य प्रदेश की स्थापना के समय, क्योंकि अगर आपसे वर्तमान पूछेंगे ना तो आप नींद में भी बता दोगे। यदि आपसे कोई भी पूछ लेना कि भाई वर्तमान मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं, आप लोग नींद में बता दोगे कि सर 5 है, और बताने की डायरेक्ट बता दोगे यूपी है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, फटाफट बता दोगे। लेकिन पूछा क्या है कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय और छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हुआ करते थे। अब इसमें वर्तमान मध्य प्रदेश का कोई लेना देना ही नहीं है। अब बताओ, अब बताओ क्या करोगे? अब मेरे को ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। देखना यहाँ पर, जब मध्य प्रदेश की स्थापना हो गई थी तो उस समय इसके पड़ोसी राज्यों की यदि हम लोग बात करेंगे तो 6 पड़ोसी राज्य थे। कौन कौन से वो भी देख लो एक बार, बता देता हूँ यहाँ पे, देखना। एक था बॉम्बे प्रांत, बॉम्बे प्रांत, स्थापना के समय की बात कर रहा हूँ। बॉम्बे प्रांत के बाद में राजस्थान, यूपी, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। कितने थे? ये 6 पड़ोसी राज्य हुआ करते थे उस समय जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। लेकिन बात ये भी तो आती है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य थे। अब ऐसा क्यों पूछा वो भी समझ लो। हुआ यूँ कि ये जो बॉम्बे प्रांत है ये 1960 में, कब की बात हो रही है? ये 1960 में, ठीक है ना, 1960 में 2 राज्यों में विभाजित हो गया था, 2 राज्यों में विभाजित। और 2 राज्य कौन कौन से बने थे वो भी देख लो। एक बन गया था गुजरात और एक बना था महाराष्ट्र। दोनों कब बन गए? 1960 में। पूछा क्या है कि स्थापना के समय पड़ोसी राज्य कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? 6 हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले, क्योंकि छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ, तो छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ। और वो क्या पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले, अरे भाई 1960 में ही ये 2 राज्य बढ़ गए थे, समझ रहे हो न, कि 2 राज्य मिल गए थे और बॉम्बे प्रांत हट गया था। और बॉम्बे प्रांत की जगह क्या आ गया था? महाराष्ट्र और गुजरात। तो जब 1960 में ही 2 राज्य अलग दूसरे हो गए, बॉम्बे प्रांत हट गया, तो 1 2 3 4 5 6 और ये क्या हो जाएगा? 7। समझ रहे हो? तो कितने हो जाएंगे? 6 और 7 आंसर आना चाहिए। तो ये रहा हमारा आंसर, ये रहा हमारा आंसर कि स्थापना के समय पड़ोसी राज्य 6 थे और छत्तीसगढ़ के विभाजन से पहले कितने हैं? 7। ठीक है, चलिए। मध्य प्रदेश की स्थापना के समय उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जिलों का क्रम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ। मुरैना, बुरहानपुर, सिंगरौली, अलीराजपुर, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, यही बताओगे। पर एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम जिलों का क्रम क्या होगा। अब बताओ, ठीक है। मतलब क्या पूछा है? मतलब ये पूछा है कि ये जो मध्य प्रदेश है, इसी में बता देता हूँ कि ये जो मध्य प्रदेश है इसका उत्तरी जिला, दक्षिणी जिला, अब दक्षिण ये तो होगा नहीं, ये दक्षिण ज़्यादा है, दक्षिणी जिला, पश्चिमी जिला और पूर्वी जिला, ये बताना है आपको। कब की बात हो रही है? स्थापना के समय की, मतलब 1 नवंबर 1956 की। वर्तमान की पूछी भी नहीं उसने क्योंकि वर्तमान की यदि बात करोगे तो वर्तमान में हम लोग यहाँ क्या पढ़ते हैं? अलीराजपुर। भाई वर्तमान में क्या पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे? अलीराजपुर। और अलीराजपुर की स्थापना कब हुई है?
अलीराजपुर की स्थापना 17 कब हुई है? 17 मई 2008 में। अलीराजपुर कब बना? 17 मई 2008 में। किससे? झाबुआ से। तो 17 मई 2008 में वो बना झाबुआ से। और यहाँ कब की बात हो रही है? 1956 की। अब इसी मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला तो मुरैना आएगा, लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे पूर्वी जिले की तो छत्तीसगढ़ भी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि वर्तमान मध्य प्रदेश में कौन है? सिंगरौली है। और ये दक्षिण वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये होता है दोस्तों बस्तर। समझना, यदि इस जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर झाबुआ, क्योंकि अलीराजपुर झाबुआ से बनेगा। और यहाँ पे बस्तर, बस्तर, और ये मुरैना। और ये जो जिला बनेगा इसका नाम है रायगढ़। इसका नाम क्या है? रायगढ़। तो उत्तर में मुरैना, दक्षिण में बस्तर, उसके बाद में पूरब में कौन है? रायगढ़, और पश्चिम में झाबुआ। तो अब देख लो जरा, यहाँ पर क्वेश्चन है कहीं पर। उत्तर में मुरैना, उत्तर, दक्षिण में बस्तर, पूर्व में रायगढ़ और पश्चिम में झाबुआ। तो ये रहा हमारा आंसर डी वाला। इस प्रकार से क्लियर हो जाना चाहिए आपको भी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्थापना के समय अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति में निम्नलिखित में से सही है। अब देखो यहाँ पर पूछा क्या है, अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति आपके सामने है। ठीक है भाई, अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति आपके सामने है यहाँ पे कि कौन सी 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। तो ये आपके पास में ऑप्शन है। ठीक है, मैंने पढ़ के आपको सुना भी दिए और यहाँ पर ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब हम लोग एक बार इसको इस पर देख लेते हैं कि क्या कंडीशन है। और स्थापना के समय वाले मध्य प्रदेश की बात हो रही है। तो स्थापना के समय वाले मध्य प्रदेश की यदि बात होगी तो स्थिति ये होती है दोस्तों, स्थिति ये होती है। ठीक है, देखना यहाँ पे भाई, इस बिंदु से एक आड़ी रेखा टच करके गुजरेगी जिसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जितनी भी आड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम लोग अक्षांश ही कहते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन में यहाँ से एक रेखा गुजरेगी इस प्रकार से, यहाँ से एक रेखा गुजरेगी और खड़ी रेखा है तो इसे हम लोग देशांतर कहते हैं। ऊपर वाले क्षेत्र में भी किसी बिंदु से आड़ी रेखा गुजरेगी और इधर पूर्वी क्षेत्र में से भी एक आड़ी रेखा गुजरेगी। इन आड़ी रेखाओं का मान यदि हमको पता होगा तो देखना, यहाँ पर अक्षांश की बात करेंगे, यहाँ का मान होता है 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश से अगर उत्तर की ओर बात करेंगे तो उसका मान, यानी कि इस बिंदु से जो भी रेखा आड़ी रेखा गुजर रही है उसका मान है दोस्तों 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अगर हम लोग देशांतर की बात करेंगे तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर इसका मान होता है। अगर ये आंकड़े आपके पास में हैं तो आप ऑप्शन को आसानी से यहाँ पर क्लिक कर सकते हो कि भाई अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति क्या होगी। तो 17 डिग्री 46 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये बात तो सही है, यानी कि ये वाला सही है। इसके अलावा 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 ये वाला नहीं है। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर, तो ये वाला भी सही है।
तो 2 और 4 ये सही है। अब देख लो 2 और 4 कहाँ पे आ रहा है, सी में आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर सी वाला करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन 13, अविभाजित मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? आप बताओ। अविभाजित मध्य प्रदेश की बात हो रही है, समझना इस चीज़ को, समझना इस चीज़ को। वर्तमान मध्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वर्तमान मध्य प्रदेश की यदि बात करेंगे तो वर्तमान मध्य प्रदेश कैसा है, ऐसा है। और वर्तमान मध्य प्रदेश में यदि हम लोग देखें तो इसका विस्तार कैसा है कि ये वाले जो डायरेक्शन है, ये वाली, ये कितनी है 605 किलोमीटर, और ये वाली कितनी है 870 किलोमीटर। समझ रहे हो? लेकिन पूछा कौन सा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश का उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। तो यदि हम लोग इस मैप को देखेंगे तो हमें अविभाजित मध्य प्रदेश का उसने पूछा है, मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ तक आपको आना है और यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो उत्तर से दक्षिण और विस्तार की ओर बात करेंगे इसकी, तो 1127 किलोमीटर है, और पश्चिम से पूर्व की ओर 996 किलोमीटर है। तो ये बात हमें पता होना ज़रूरी है। अब दोनों यदि आपने यहाँ पर देख लिया तो यहाँ पर हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा कि भाई अविभाजित मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ब वाला। समझ रहे हो? आंसर क्या है? बी वाला, क्योंकि 3214 और 2933 ये तो भारत का विस्तार है। ठीक है, क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल और वह क्षेत्रफल भारत का कितना प्रतिशत हुआ करता था? अब बताओ भाई, अविभाजित मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो कितना हुआ करता था, ये बातें हमें पता होना ज़रूरी है। 3,08,252 वर्ग किलोमीटर ये वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। भाई ये किसका है? तो ये वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, वर्तमान एमपी। ठीक है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और ये किसका है? भारत का। ठीक है, 4,43,446 वर्ग किलोमीटर, ये किसका है? 1 नवंबर 1956 एमपी का। और 1,35,192 वर्ग किलोमीटर, ये किसका है? छत्तीसगढ़ का। अब पूछा भी क्या है, अविभाजित मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो ये तो पता चल गया 4,43,446 वर्ग किलोमीटर है। और यह क्षेत्रफल भारत का कितना है, तो 13.47% है, वो भी सही है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? सी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 15 है यहाँ पे कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय कितने जिले और संभाग थे? लो कर लो बात। अब इतना इसी क्वेश्चन को पूछेगा, संख्या पूछ ली है कि मध्य प्रदेश की स्थापना के समय कितने जिले और कितने संभाग थे। तो हम लोग जानते हैं कि 43 जिले थे, और संभाग कितने थे? 8 संभाग थे। कई लोग बोलते हैं कि संभाग 9 थे, लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना कि जब स्थापना हुई थी उस समय 8 संभाग थे। समझ रहे हो? और जो 9वां संभाग है ये 1956 में ही बना था। इसका नाम क्या था? बिलासपुर। बिलासपुर। लेकिन बिलासपुर एक्चुअली भाई बिलासपुर 1956 में ही बना, ये बात सही है, लेकिन स्थापना जब हुई थी उस समय कितने संभाग थे? 8 संभाग थे। तो ये बात आप लोग दिमाग में बिठा लेना। ठीक है, तो कितने जिले थे? 43 जिले और 8 संभाग। ओके, चलिए नेक्स्ट। मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद सबसे पहले बनने वाले जिले कौन से हैं? बहुत बढ़िया। अभी जस्ट हम लोगों ने क्या देखा कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी उस समय हमारे पास में कितने जिले थे? 43 है ना, 43। और 43 जिले और संभाग कितने थे?
8। और सबसे पहले संभाग कौन से बने? सबसे पहले संभाग बने थे दोस्तों 26 नवंबर 1972। और यहाँ पे 2 जिले बने थे, एक भोपाल और एक बना था राजनांदगांव। राजनांदगांव भोपाल सीहोर से बना था और राजनांदगांव दुर्ग से। तो सबसे पहले कौन से जिले बने थे? भोपाल और राजनांदगांव। तो बी वाला आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित जिलों में से बी आर दुबे समिति के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं है? कौन सी समिति की बात हो रही है यहाँ पे? बी आर दुबे। ठीक है, और जो बी आर दुबे समिति है, बी आर दुबे समिति, तो बी आर दुबे समिति का गठन, बी आर दुबे समिति का गठन 1982 में किया गया था। कब किया गया था? 1982 में। और बी आर दुबे समिति ने सिफारिश कब की? सिफारिश इनकी हुई 1998 में। और 1998 भी कब? 25 मई 1998। 25 मई 1998। और इस सिफारिश पर 10 जिले बनाए गए। 10 जिले बनाए गए। अब इन 10 जिलों में से 4 जिले वर्तमान मध्य प्रदेश में हैं और 6 जिले छत्तीसगढ़ में हैं। तो ये जो 4 जिले हैं ना, ये 4 जिले कौन से हैं वो एक बार देख लो। वो है दोस्तों बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। ठीक है, बड़वानी, श्योपुर, कटनी और डिंडोरी। जो बड़वानी बना था ये खरगोन से बना था और श्योपुर मुरैना से और कटनी जबलपुर से और डिंडोरी मंडला से। ठीक है, तो पूछा क्या है कि बी आर दुबे समिति के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं है जो कि बी आर दुबे समिति की सिफारिश पर नहीं बनाया गया था। तो यदि 4 जिले हमें ये पता है कि बड़वानी, श्योपुर, कटनी, डिंडोरी, तो बड़वानी, डिंडोरी, कटनी, अनूपपुर, तो यहाँ पर हम आसानी से लगा सकते हैं कि यार इसमें अनूपपुर तो आ ही नहीं रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनूपपुर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है सिंहदेव समिति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं है? अब बताओ, अगर हमें ये पता होगा कि सिंहदेव समिति की स्थापना कब हुई और उसके अंतर्गत कितने जिले बनाए गए, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि भाई इसमें से कौन सा जिला नहीं है। या फिर अभी जस्ट जो हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने ये भी देखा यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से जो बी आर दुबे के अंतर्गत है वो श्योपुर भी कहाँ पर है? बी आर दुबे में है। श्योपुर यहाँ पर कहाँ पर है? बी आर दुबे में, समझ रहे हो। और यहाँ पर कौन समिति है? ये सिंहदेव समिति, और यहाँ पर भी श्योपुर आ गया। तो जब बी आर दुबे में श्योपुर बन चुका है तो सिंहदेव में श्योपुर नहीं आएगा। लेकिन भाई ये क्वेश्चन तो मैंने यहाँ पर दिया है, एग्जाम वाला ये बेवकूफ़ी थोड़ी नहीं करेगा कि वहाँ पर भी दे दिया और यहाँ पर भी दे देगा। सिंहदेव समिति के अंतर्गत यदि हम लोगों को जिला पते होंगे 30 जून 1998 में, 30 जून 1998 में सिंहदेव समिति की सिफारिश पर, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 6 जिले बनाए गए थे। कितने? 6 जिले, जिसमें से 3 एमपी में है और 3 छत्तीसगढ़ में है। तो मध्य प्रदेश वाले जिलों की यदि हम लोग बात करेंगे तो कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? नंबर 1 नीमच, हरदा, उमरिया,
कौन कौन से हो गए भाई? नीमच, हरदा, उमरिया। नीमच किससे बनाया गया? मंदसौर से। और हरदा होशंगाबाद से। और उमरिया शहडोल से। तो नीमच, हरदा, उमरिया, नीमच, हरदा, उमरिया, श्योपुर यहाँ पर नहीं है, ठीक है ना? क्लियर? आगे देख लो। बहुत समिति, बहुत समिति क्या होता है? बहुत समिति की सिफारिश पर बनने वाले जिलों में से नहीं है। बहुत नहीं आएगा यहाँ पे, बॉस आएगा, समझ रहे हो? यहाँ पर क्या आएगा? बॉस। ये बहुत नहीं आएगा। बॉस समिति की सिफारिश पर बनने वाले जिलों में से नहीं है। अब बॉस समिति की सिफारिश पर कौन सा जिला नहीं बना वो भी देख लो। तो बॉस समिति की जो स्थापना की यदि हम लोग बात करेंगे, बॉस समिति की स्थापना होती दोस्तों 15 अगस्त 2003 में। कब होती है? 15 अगस्त 2003 में। और इसमें 3 जिले बनाए जाते हैं। 3 जिले कौन कौन से? अनूपपुर, बुरहानपुर, अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर। अनूपपुर, बुरहानपुर और अशोकनगर। अनूपपुर किससे बनेगा? शहडोल से। और बुरहानपुर खंडवा से। और अशोकनगर गुना से। अब मेन बात क्या आती है कि जब हमें ये 3 मिल गए, अनूपपुर, बुरहानपुर, अशोकनगर, तो यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? अलीराजपुर बॉस समिति की सिफारिश पर नहीं बनाया गया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो, अलीराजपुर किस जिले से अलग होकर बना? अच्छा, अलीराजपुर किस जिले से अलग होकर बनाया गया? धार से बनाया गया, झाबुआ से बनाया गया, बड़वानी से बनाया गया, या फिर खरगोन से बनाया गया? तो यहाँ पर हम लोग क्या आंसर देंगे भाई? यहाँ पर तो हमें ये पता है खरगोन से तो बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? खरगोन के साइड में कौन है? बड़वानी है, और खरगोन से पहले बड़वानी बना था। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक अनुमान ये भी लगा सकते हैं कि अलीराजपुर के साइड में धार भी नहीं है। अगर आप देखोगे कि नॉर्मली अगर कंडीशंस क्या होती है कि सीमा को टच होना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन भाई इससे बनना पॉसिबल होगा ही नहीं, ठीक है ना? तो अलीराजपुर किस से अलग होकर बना? तो यहाँ पर आपको दोस्तों तो एक्यूरेट कंडीशन में याद रखना पड़ेगा कि 17 मई 2008 को निर्माण किसका हुआ? अलीराजपुर का। अलीराजपुर 17 मई 2008 किससे बना? झाबुआ से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि झाबुआ से बना है, क्योंकि बड़वानी तो खरगोन से बना है और धार तो पहले से बना हुआ था। ठीक है, चलिए, सिंगरौली जिला कब, सिंगरौली जिला किस जिले से बनाया गया? ओके, अब सिंगरौली जिला यदि हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश के एकदम पूर्व में है, और सिंगरौली के बाद में रीवा भी है और सीधी भी है, तो 2 में से किसी एक से बनना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 24 मई 2008 में सिंगरौली जिला बन गया था। और किससे बना? सीधी से। तो यहाँ पर है सीधी, बिल्कुल है। रीवा नहीं है, शहडोल नहीं है, सतना नहीं है, सीधी आएगा यहाँ पर। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आगर मालवा किस जिले से अलग होकर बना? अब अगर मालवा की बात आ गई है, राजगढ़ से, शाजापुर से, सीहोर से, या फिर उज्जैन से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं भाई, राजगढ़, शाजापुर, सीहोर और उज्जैन। तो पहले तो ये पता कर लो कि अगर मालवा बना कब। अगर मालवा बना कब? 16 अगस्त 2013 में। कौन बन गया था? अगर मालवा। और कंडीशन किससे? शाजापुर से। तो ये इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शाजापुर। राजगढ़, सीहोर और उज्जैन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, निवाड़ी जिला कब और किससे बनाया गया, लो बताओ। निवाड़ी जिले की यदि हम लोग बात करेंगे बेसिकली, तो निवाड़ी जिला कब बना, 1 अक्टूबर 2018। कौन, निवाड़ी। बना किससे, टीकमगढ़ से। अरे भाई बना किससे, टीकमगढ़ से। तो 1 अक्टूबर 2018 यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शन आएगा टीकमगढ़। देखो मेरा कहने का मतलब ये तुक्का मत मारना, क्योंकि अगर एक्यूरेसी में आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर टिक करोगे। भाई तुक्का मारने की हमें ज़रूरत क्या है, ठीक है। अब कौन ढूंढेगा वहाँ पे कि निवाड़ी जिला कब और कब और किससे बना, तो 1 अक्टूबर 2019 छतरपुर तो है ही नहीं वहाँ पे। भाई निवाड़ी के साइड में, टीकमगढ़ के साइड में कौन है, छतरपुर है, ठीक है ना। 15 अगस्त 2003 17 से नहीं है। 17 मई 2008 सागर भी नीचे, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश के प्रस्तावित जिलों में से कौन सा जिला नहीं है। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि भाई मध्य प्रदेश के प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं। मध्य प्रदेश के प्रस्तावित जिले कब कौन कौन से हैं, तो प्रस्तावित जिलों की यदि बात करेंगे तो आपका नागदा है। नागदा किससे बनेगा, ये नागदा बनेगा उज्जैन से। चाचौड़ा गुना से, ये भी प्रस्तावित है। अब गुना तो है ही गया। और मैहर की बात करेंगे तो ये बनेगा सतना से। तो ये 3 प्रस्तावित जिले यहाँ पर, लेकिन गुना तो खुद एक जिला है, तो गुना इसमें प्रस्तावित नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, गुना, ठीक है ना। भाई गुना यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। गुना यहाँ पर क्या है, प्रस्तावित जिलों में से नहीं है, क्योंकि गुना तो खुद एक जिला है। चलिए, 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता। 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब बताओ कि यहाँ पर मैं एक बार आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद में इसके आगे हो सकता है क्वेश्चन और भी हो, तो आपको समझने में आसानी हो। समझ लो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता है। तो मैंने यहाँ पर बना दिया एक मैप। मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एक मैप बना दिया, क्योंकि इसी मैप का सपोर्ट आपको आगे भी बहुत होएगा। भाई एमपी पढ़ रहे हैं तो काम तो आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंडला, डिंडोरी, सिंगरौली, सीधी, अनूपपुर, शहडोल, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, धार, और ये क्या है, इंदौर, उज्जैन, मुरैना, भिंड, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, अगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, हरदा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, देवास, सीहोर, भोपाल, विदिशा हो गया, आगे उमरिया, कटनी, जबलपुर, रायसेन, सागर और दमोह। तो ये हमारे पास में जिले हो गए 52। ये क्या हो गए, 52 जिले हो गए। अब आप सोचोगे सर आपने सीधे बना दिए, पक्का 52 जिले पूरे हैं। काउंट कर लो, भाई काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 और ये क्या हो गया 52।
तो चलो 52 जिले हमारे पास में हो गए, लेकिन हमें तो सर ये बताओ, क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में से नहीं है। तो भाई 2 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, पहले ये तो कंफर्म कर लो। गायब हो गया भाई, 2 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, देखो यहाँ पर इस साइड में चले जाओ, इस साइड में चले जाओ, इस साइड में, और यहाँ पे मुरैना में यहाँ पे क्रॉस मार दो और एक इधर दे दो। ये हो गया आपका महाराष्ट्र, ये क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, और ये क्या है गुजरात, और ये राजस्थान, और ये छत्तीसगढ़, और इस साइड में उत्तर प्रदेश। तो मैटर ये होता है कि भाई 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में देखना, यहाँ पे ऊपर देखना मुरैना, इधर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तो मुरैना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिंगरौली, बालाघाट, यहाँ पर 2 राज्य हो गए बालाघाट, और ये क्या है अलीराजपुर, ऊपर झाबुआ, और यहाँ पर शिवपुरी को देखना, इस साइड में राजस्थान और इस साइड में उत्तर प्रदेश। तो यदि हम लोग 2 राज्यों की बात करें तो हमारे पास में कितने हैं भाई, 2 राज्यों में हमारे पास में 6 जिले हैं। 6 जिले कौन कौन से हैं हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे। चलिए अब हम लोग आते क्वेश्चन में। भाई 6 जिले जो हमने देखे हैं उनके नाम हमने इस प्रकार से देखे, मुरैना, मुरैना, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर, झाबुआ और शिवपुरी। हम लोगों ने ये 6 जिले देखे जो कि 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अब इनमें से हमें वो निकालना है जो 2 राज्यों की सीमा नहीं बना रहा है। तो शिवपुरी है, झाबुआ है, बालाघाट है, सागर। सागर यहाँ पर सिर्फ यूपी के साथ सीमा बनाता है, ये 2 राज्यों के साथ में सीमा बनाने के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये बातें भी हमें क्लियर होना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले में से कौन सा जिला नहीं है, बहुत बढ़िया। अब देखो अभी जस्ट मैंने एक राजनीतिक मानचित्र बनाया है, अब वही आपको सपोर्ट करेगा। तो मध्य प्रदेश हो कि इंडियन जियोग्राफी हो या वर्ल्ड जियोग्राफी के अंतर्गत कोई सा भी महाद्वीप हो, यदि आपके राजनीतिक मानचित्र के अंतर्गत कंसेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से कर पाओगे। समझ रहे हो? यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये 2 नहीं आएगा। 2 मध्य प्रदेश कहाँ से आ जाएगा भाई? मध्य प्रदेश के अंतर्गत अंतर्वर्ती जिले में से कौन सा जिला नहीं है? ठीक है, बताओ। अंतर्वर्ती का मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जो 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं जो कि मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है। समझ रहे हो? अगर अंतर्वर्ती जिले की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य है उनके साथ में मध्य प्रदेश का अगर कोई जिला सीमा नहीं बनाता है तो वो क्या हो जाएगा? अंतर्वर्ती। और जो सीमा बनाएगा उसे क्या करते हैं हम लोग? बहिर्वर्ती। ठीक है। तो बैतूल, खंडवा, इंदौर, शाजापुर। अब देखो बैतूल, खंडवा, इंदौर, शाजापुर, यदि आपका राजनीतिक मानचित्र क्लियर होगा तो आप आसानी से यहाँ पर बता सकते हो। बैतूल, खंडवा, इंदौर और शाजापुर। चलो एक बार आपको दिखा देता हूँ मैप में। बैतूल कहाँ पर है? तो बैतूल आपको मिलेगा कहाँ पे? 6 नंबर पे। अब देखो ये 6 नंबर पे महाराष्ट्र का सीमा बना रहा है। इंदौर ये रहा 37 नंबर पे। इंदौर अंतर्वर्ती जिला है। शाजापुर अंतर्वर्ती जिला है। खंडवा देखो 5 नंबर पे यहाँ पे सीमा बना रहा है। तो उसने क्या पूछा है कि इन जिलों में से कौन सा जिला अंतर्वर्ती नहीं है? तो यहाँ पर बैतूल भी नहीं है और खंडवा भी नहीं है। समझ रहे हो? यहाँ पे बैतूल और खंडवा दोनों अंतर्वर्ती नहीं है क्योंकि दोनों महाराष्ट्र के साथ सीमा बनाते हैं। इंदौर और शाजापुर ये दोनों क्या है? अंतर्वर्ती हैं। तो ऑप्शन आप इस प्रकार से तो आएंगे नहीं, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर किसी भी ज़िले का नाम कुछ और हो जाएगा जो अंतर्वर्ती ज़िला होगा। सपोज़ मान के चलो कि बैतूल की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया उज्जैन, उज्जैन। तो ऐसी स्थिति में जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? खंडवा। कि खंडवा अंतर्वर्ती नहीं है, बाकी ये 3 क्या है? अंतर्वर्ती है। ठीक है, चलिए
छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या होगा? अब बताओ। अब इसने पूछा है कि वर्तमान मध्य प्रदेश का, क्योंकि छत्तीसगढ़ का विभाजन हो गया यहाँ पे, और वो बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद आप तो बताओ कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। यदि हम लोग बात करें वर्तमान मध्य प्रदेश की, तो 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट ये लिखते हैं, और 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री एंड 48 मिनट ये लिखते हैं। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर। अब मेन मकसद क्या होता है, चलो इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं भाई। 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। हाँ भाई, ये तो सही है। ये क्या है? ये सही है। और पूछा भी क्या है? अक्षांश और देशांतर दोनों पूछा है। तो पहला वाला सही है, यहाँ पर अप्लाई होता है। दूसरा क्या है? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री एंड 48 मिनट है कहीं पर। 74 डिग्री 9 मिनट से 84 डिग्री 51 मिनट, ये तो है ही नहीं। और कहीं पर है 74 डिग्री 9 मिनट से 84 डिग्री 51 मिनट। बताओ, ये भी नहीं है, दोनों नहीं यहाँ पे, ये भी नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर सिर्फ पहला यहाँ पर करेक्ट है कि 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। और यदि पूर्वी देशांतर की बात होती तो आंसर हमारा क्या होता? 74 डिग्री 9 मिनट से 82 की जगह क्या होता है यहाँ पर, मतलब यहाँ पर तो 82 एंड 48 सही है। तो 74 डिग्री 9 मिनट से, अब देखो यहाँ पर 84 51 हो गया है, तो यहाँ पर करेक्शन क्या होना था? यहाँ पर 82 डिग्री और यहाँ पे 48 मिनट, तो ये होना चाहिए था। तब जाके हमारा यहाँ पर आंसर होता ए एंड डी दोनों। और फिर उसके बाद में आगे यहाँ पर आता कूट, और कूट में क्या आता? अ, और उसमें क्या आता? ए और डी। इस प्रकार से क्वेश्चन बनना था। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया है, कूट वगैरह नहीं आया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन 28, मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के मध्य समय का अंतर कितना होता है? अब बताओ। जब आपको ये पता होगा कि 1 मिनट बराबर क्या होता है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। और यदि मध्य प्रदेश की बात करेंगे हम लोग तो 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट होता है। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट। अब यदि मैं 82 में से 74 माइनस करूँगा, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 12 4 8 8 ही होगा ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 8 डिग्री बचेगा इसमें। 8 डिग्री आंसर आ रहा है यहाँ पे, तो ये 8 डिग्री। ठीक है, 8 डिग्री और वहाँ पे 48 मिनट है। तो चलो 8 डिग्री को पहले निकाल लो। जब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है तो 8 डिग्री को मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? 8 चौके 32, 8 चौके 32। लेकिन यहाँ पर जो ये 48 है, इसको हम लोग लगभग 50 डिग्री, इसको क्या लगभग 50 मिनट यानी कि आधा डिग्री मान सकते हैं। ठीक है ना? तो 32 यहाँ पर है और 2 मिनट और ऐड कर रहा हूँ भाई। 2 मिनट क्यों ऐड किए? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो यदि इसको हम लोग आधा मानेंगे तो कितना ऐड करेंगे? 2 मिनट। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 34 मिनट। 34 मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 34 मिनट। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के मध्य समय का अंतर कितना होता है? 34 मिनट। तो ये कैलकुलेशन निकालते हुए आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कर्क रेखा मध्य प्रदेश का कौन सा जिला? कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता है? अब बताओ। सागर, दमोह, शाजापुर और राजगढ़। तो पहले तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि हमें तो कर्क रेखा पहले बताओ। क्या बताओ?
कर्क रेखा। तो देखो कर्क रेखा ये जा रही है, ये गई कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको लगे कि हाँ कर्क रेखा ही है। इस कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश के 14 जिले आते हैं। कौन से 14 जिले बता दूं? रतलाम, रतलाम के बाद में उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो कितने हो गए? 4, 4, 8, 4, 3, 12 और 2, 14। ये 14 जिले यदि आपको पता होंगे कर्क रेखा पर ये 14 जिले आते हैं। अब देख लो इसमें सागर, दमोह, शाजापुर, राजगढ़। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भाई शाजापुर यहाँ पे कर्क रेखा पर नहीं आता है क्योंकि सागर है, दमोह है, शाजापुर नहीं है, राजगढ़ है कहीं पे, ये राजगढ़ है। ठीक है, क्लियर? तो इस प्रकार से आपको किसी भी एक टॉपिक के अंतर्गत सिर्फ एक फैक्ट के रूप में याद करने से मतलब नहीं है, हमें उस टॉपिक का पूरा कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा पर कौन से संभाग पूरी तरह आता है? कौन सा संभाग पूरी तरह आता है? भोपाल, जबलपुर, उमरिया, सागर। यदि भोपाल की बात करेंगे तो इसमें 5 जिले आते हैं, जबलपुर में 8 जिले आते हैं, उमरिया तो संभाग है ही नहीं, और सागर की बात करेंगे तो सागर में 6 जिले आते हैं। ठीक है ना? तो चलो हमारे पास से 3 ही ऑप्शन है। अब जबलपुर में 8 जिले हैं और कर्क रेखा पर यदि देखेंगे तो जबलपुर में 8 जिले कहाँ आते हैं? जबलपुर में सिर्फ जबलपुर और कटनी बस 2 ही आते हैं। तो जबलपुर के 8 जिले तो पूरी तरीके से इस पर नहीं आएंगे, पॉसिबल ही नहीं है। अगला कौन सा है? उमरिया तो संभाग ही नहीं है। सागर में 6 जिले हैं। सागर में कितने जिले हैं? 6, लेकिन आते कितने हैं? तो सागर और दमोह 2 ही आ रहे हैं। लेकिन भोपाल की बात करेंगे तो भोपाल में 5 जिले हैं, और भोपाल के 5 जिले यदि हम लोग देखें तो एक तो खुद एक भोपाल है, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, सीहोर और रायसेन। तो ये 5 जिले आपको कर्क रेखा पर नज़र आ जाएंगे, सीहोर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन। ठीक है ना? तो भोपाल संभाग पूरी तरीके से कर्क रेखा पर आता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए, करेक्ट। चलिए, ए आंसर हमारा क्या है? करेक्ट है। भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से गुजरती है? अब बताओ, भारत की मानक समय रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? सीधी, सिंगरौली, शहडोल या फिर रतलाम? सीधी, सिंगरौली, शहडोल या फिर रतलाम? तो अगर मैप हमारे पास में है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं वर्तमान मध्य प्रदेश है कहीं पे कि नहीं है? नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बना लेंगे वर्तमान मध्य प्रदेश। समझना इस चीज़ को। ठीक है, जो भारत की मानक समय रेखा है
वो यहाँ से गुजरती है इस प्रकार से, और यहाँ पर जो जिला है, अच्छा भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर, और ये गुजरती है कर्क रेखा, और ये है इनका कटान बिंदु, छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला। तो यहाँ पर जिला कौन सा है? सिंगरौली है। सिंगरौली से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है। सिंगरौली बी वाला आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। भाई रतलाम तो इस साइड में है, शहडोल शहडोल है साइड में, लेकिन शहडोल से नहीं गुजरती है, सीधी भी सिंगरौली के पास में है। ठीक है। 33 जिलों की संख्या के आधार पर संभागों का घटता क्रम क्या होगा? जिलों की संख्या के आधार पे संभागों का घटता क्रम। ओके, चलो देख लेते एक बार। जबलपुर की यदि बात करेंगे हम लोग, किसकी बात करेंगे? जबलपुर। जबलपुर के पास में 8 संभाग हैं। और कौन है? इंदौर। सॉरी, जबलपुर के पास में 8 जिले हैं। जबलपुर तो खुद एक संभाग है। इंदौर के पास 8 जिले हैं। सागर, सागर के पास 6 जिले हैं। चंबल, चंबल के पास 3, और भोपाल, भोपाल के पास में 5 जिले हैं। अब यही है। अच्छा, नर्मदापुरम भी है, नर्मदापुरम 3, और कौन है? शहडोल भी है, शहडोल 3। अब उसने पूछा है कि जिलों की संख्या के आधार पर संभागों का घटता क्रम बताइए। तो देख लो, जबलपुर, सागर, चंबल, भोपाल, ये तो होगा ही नहीं, समझ रहे हो, क्योंकि चंबल में 3 है, भोपाल में 5 है, तो ये तो गड़बड़ हो गया है। इंदौर, भोपाल, सागर, नर्मदापुरम, इंदौर में तो 8 है, भोपाल में 5 है, सागर में 6, ये भी गड़बड़ हो गया। इंदौर, सागर, भोपाल, शहडोल, इंदौर में 8, सागर में 6, भोपाल में 5, शहडोल में 3। हाँ, ये हो सकता है। जबलपुर, शहडोल, शहडोल में 3 है, सागर में 6 है, भोपाल में 5, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या आ रहा है? सी। अब ये हमें पता होगा तो बता पाएंगे आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? बहुत बढ़िया। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? सबसे बड़ा संभाग पूछ रहा है। इंदौर में भी 8 जिले हैं, और जबलपुर में भी 8 जिले हैं, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार यदि हम लोग बात करेंगे तो क्षेत्रफल के अनुसार जबलपुर पहले आता है, और जबलपुर के बाद में आता है इंदौर, और इसके बाद में आता है सागर। ये संभागों का क्रम है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? जबलपुर। ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन सा है? ओके, नर्मदापुरम, शहडोल, चंबल और रीवा। भाई नर्मदापुरम में 3 जिले हैं, शहडोल में 3 जिले हैं, चंबल में 3 जिले हैं, और रीवा में 4 जिले हैं। ये बात आपको पता होना ज़रूरी है। तो हमें इनमें से वो आंसर निकालना है जो सही है। ठीक है। तो देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है कि क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा संभाग कौन सा है। ठीक है। तो दोस्तों, नर्मदापुरम पहले आएगा, नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद में आएगा शहडोल, और इसके बाद में आता है चंबल। समझ रहे हो? तो सबसे छोटा कौन सा है? नर्मदापुरम। ठीक है। और जो नर्मदापुरम है, इसका नाम 27 अक्टूबर 2008 में चेंज हो गया था। मतलब ये पहले होशंगाबाद था। समझ रहे हो? नर्मदापुरम नाम कब रखा गया? 27 अक्टूबर 2008 में। नेक्स्ट, सबसे अधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर। हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ होती है? इंदौर में, इंदौर जिले में। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इंदौर जिले के अंतर्गत 8 जिले और हैं, मतलब इंदौर को मिला करके 8 जिले हैं। ठीक है। तो जनसंख्या भी कहाँ पर होगी? ऑफकोर्स इंदौर में होगी। इंदौर, इसके बाद में जबलपुर, और जबलपुर के बाद में दोस्तों आता है उज्जैन। जनसंख्या के मामले में, संभागों की बात करेंगे जनसंख्या के मामले में। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? लो, सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है शहडोल, और इसके बाद में आता है नर्मदापुरम, और फिर आता है चंबल। तो आंसर क्या होगा हमारा? शहडोल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? लो बताओ। शिवपुरी, सागर, छतरपुर, छिंदवाड़ा। शिवपुरी, सागर, छतरपुर, छिंदवाड़ा। तो आंसर क्या होता है? छिंदवाड़ा सबसे बड़ा है, और छिंदवाड़ा के बाद में शिवपुरी, और शिवपुरी के बाद में आता है सागर। तो आंसर हमारा क्या होता है यहाँ पे? छिंदवाड़ा। ठीक है, 37 हो चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? अब बताओ। तो ये तो आप आसानी से बता दोगे, बैतूल, बुरहानपुर, निवाड़ी या नीमच। तो सबसे छोटे ज़िले की बात यदि करेंगे तो निवाड़ी है, और निवाड़ी के बाद में कौन है? निवाड़ी के बाद दोस्तों भोपाल आएगा, और भोपाल के बाद में आगरमालवा, और आगरमालवा के बाद में आता है दतिया। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसका क्षेत्रफल है 1170 वर्ग किलोमीटर है भोपाल, 2772 वर्ग किलोमीटर, और आगरमालवा 2785 वर्ग किलोमीटर है, और दतिया 2902 वर्ग किलोमीटर। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? तो सबसे छोटा कौन सा है? निवाड़ी है, नीमच नहीं है। कौन सा? सी वाला आएगा आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40, कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला युग्म नहीं आता? जिला युग्म की क्या बात है? यहाँ युग्म थोड़ी नहीं है भाई। कर्क रेखा पर मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता है? अब बताओ। अब ये तो फिर रिपीट हो गया, ये तो हम देख चुके हैं, सागर, दमोह, राजगढ़। समझ रहे हो? यहाँ पर देखा था हम लोगों ने, कर्क रेखा पर कौन सा जिला नहीं आता है? सागर, दमोह और राजगढ़। शाजापुर नहीं है, और देख भी चुके हम लोग। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या आएगा यहाँ पे? शाजापुर आएगा। शाजापुर कर्क रेखा पर नहीं आता है। क्वेश्चन 41 और लिखा हुआ है कि छत्तीसगढ़ विभाजन के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पर अगर हमें ये पता होगा कि क्या लिखा है? छत्तीसगढ़ विभाजन के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना होगा। तो यदि हमें ये पता हुआ कि मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये क्षेत्रफल भारत का कितना है? 9.38%। और छत्तीसगढ़ का विभाजन जब हुआ था तो हमने छत्तीसगढ़ को 1,35,192 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल दिया था, जो मध्य प्रदेश का 30.47% था। ये बात भी सही है। और जब तक छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश एड था तो उस समय इसका क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किलोमीटर था, जो भारत का 13.48% था। समझ रहे हो? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर हमारा आंसर है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर और 9.38। तो छत्तीसगढ़ के विभाजन के परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल कितना है? 9.38%। बाकी 13.48% जब छत्तीसगढ़ उसमें जुड़ा हुआ था तब की बात है ये। समझ रहे हो? 13.45 तो है ही नहीं, और 30.47% ये छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल, जो कि मध्य प्रदेश इतना परसेंटेज के रूप में इससे अलग हुआ था। कौन? छत्तीसगढ़। ठीक है। क्वेश्चन 41 है कि छत्तीसगढ़ का विभाजन मध्य प्रदेश से कितने प्रतिशत भूभाग के रूप में हुआ? अब भी जस्ट हमने देखा 30.47%। ठीक है, क्योंकि 13.48 ये किसका है? ये 4,43,446 वर्ग किलोमीटर का है, और ये भारत का है। ये किसका है? भारत का।
32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यही वाला है, और ये किसका, मध्य प्रदेश का, समझ रहे हो, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। तो 30.47% छत्तीसगढ़ का ये वाला होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, छत्तीसगढ़ विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश का अक्षांश और देशांतरी विस्तार क्या होगा। अब ये तो हम लोग देख चुके हैं कि वर्तमान मध्य प्रदेश का पूछ रहा है वो वर्तमान मध्य प्रदेश का पूछ रहा है कैसे, 21 डिग्री 6 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट। बताओ, छत्तीसगढ़ जैसे विभाजित होता है वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति हमारे सामने आती है, और वर्तमान मध्य प्रदेश की स्थिति के अंतर्गत अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार ये होता है 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट, 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री एंड 48 मिनट। ठीक है, अब बताओ है कहीं पर 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 21 6 26 30 उत्तरी अक्षांश। तो ये तो सही है, ये हो सकता है। आगे 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री एंड 48 मिनट, 74 9 84 51 नहीं है, 17 46 ये तो ख़त्म, मैटर नहीं इसका है। 74 9 से 82 डिग्री एंड 48 मिनट, तो 4 भी आ रहा है, मतलब 1 4 तो 1 4 अ में आ रहा है, तो अ वाला हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं आता है। अब ये भी हम देख चुके हैं कि भाई दो राज्यों के साथ सीमा बनाने में एक तो हमने क्या देखा था, मुरैना, बालाघाट, सिंगरौली, अलीराजपुर, झाबुआ और शिवपुरी। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं ना कि मुरैना यूपी और राजस्थान से सीमा बनाता है, बालाघाट महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, सिंगरौली यूपी और छत्तीसगढ़, अलीराजपुर गुजरात और महाराष्ट्र, और झाबुआ गुजरात और राजस्थान, और शिवपुरी यूपी और राजस्थान। तो ये तो बनाते हैं, लेकिन सागर किसकी बात करेंगे, सागर, तो सागर जिला यहाँ पर नहीं बनाता, क्योंकि शिवपुरी झाबुआ बालाघाट इनका तो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सागर जिला दो राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले में से कौन सा जिला नहीं है, डबल आ गया, रिपीट हो गया है। ठीक है, बैतूल और ये दोनों क्या है, ये बहिर्वर्ती है, रिपीट, और ये दोनों क्या है, अंतर्वर्ती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट, उज्जैन संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है। ठीक है, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भाई उज्जैन संभाग के अंतर्गत जिले कितने हैं। उज्जैन संभाग, और यदि हमें यह पता है कि इसके अंतर्गत 7 जिले हैं, और 7 जिलों के नाम यदि मैं देखना चाहूँ तो एक तो उज्जैन खुद हो जाएगा, उज्जैन, रतलाम, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। ठीक है, मंदसौर, नीमच, कितने हो गए, 5, 6 पे शाजापुर और 7 पे देवास। तो यदि ये 7 जिले आपको उज्जैन संभाग के अंतर्गत पता होंगे
तो आसानी से आप बता पाओगे कि रतलाम, आगरमालवा, शाजापुर, धार यहाँ पर उज्जैन संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जबलपुर संभाग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता? लो कर लो बात, वही बात फिर से आ गई यहाँ पे। अब बात ये है कि जबलपुर संभाग, यदि हमें ये पता होगा कि जबलपुर में 8 जिले हैं, ऑप्शन में आपके पास में 4 है कि नरसिंहपुर, बालाघाट, बुरहानपुर और डिंडोरी। यदि आपको जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिलों के नाम पता होंगे तो आसानी से यहाँ पर निकाल पाओगे। क्या निकालोगे? एक तो जबलपुर ही हो जाएगा, जबलपुर। सेकंड बताओ, जबलपुर के बाद में कौन सा आएगा? तो आगे चलो, छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा के बाद सिवनी, शिवनी और बालाघाट। 4 हो गए, 5 मंडला, ठीक है। छठा बता दो, डिंडोरी, ओके। लो भाई 6 तो हो गए, 7वां कौन सा है? कटनी और 8वां नरसिंहपुर। तो यदि ये 8 जिले आपको पता होंगे तो नरसिंहपुर, बालाघाट, डिंडोरी, बुरहानपुर, तो बुरहानपुर इसके अंतर्गत नहीं आता। बुरहानपुर किसके अंतर्गत आएगा? अरे भाई बुरहानपुर किसके अंतर्गत जाता है? यदि आप लोग बेसिकली बात देखो भी तो बुरहानपुर जाता है इंदौर संभाग के अंतर्गत। इंदौर संभाग में जाता है बुरहानपुर। और पूछा क्या उसने कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जिला नहीं आता है? तो बुरहानपुर यहाँ पर नहीं आता है। और क्वेश्चन नंबर 47 है हमारे पास में कि निम्नलिखित में से इंदौर जिले से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है? अब लो कर लो बात। ऑप्शन में क्या है? उज्जैन, रतलाम, धार, खरगोन। अब अगर इस प्रकार से आपके पास में ऑप्शन आएंगे भी और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इंदौर जिले से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता है, तो जब तक आपका राजनीतिक मानचित्र यहाँ पर क्लियर नहीं होगा तो आप दिमाग ऐसे घुमाओगे, लगाओगे कि कौन सा जिला होगा, कौन सा जिला होगा। और अगर आपने देख भी लिया उज्जैन, रतलाम, धार, खरगोन, तो कैसे लगाओगे अनुमान? भाई खरगोन तो सीमा बना रहा है, ठीक है। धार की बात करेंगे, धार बना रहा है। रतलाम अगर आप देखें थोड़ा सा रतलाम साइड में हो जाता है, लेकिन उज्जैन, अब ये भी एक अनुमान हो गया। तो मैंने यहाँ पर आपको एक राजनीतिक मानचित्र बनाकर दिखाया है, यदि आप उसको देखोगे तो हो सकता है कि आपको समझ में आए कुछ चीज़। इंदौर है कहाँ पे? 37 पर है। इंदौर कहाँ पर है? 37 पर। अब देखो यहाँ पे 36 धार, 3 पर कौन है? खरगोन है। और 38 पे कौन है? उज्जैन। और 34 पे देखो रतलाम। तो रतलाम क्या है? डिस्टेंस में है। तो इंदौर से रतलाम यहाँ पर सीमा नहीं बनाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि भाई रतलाम यहाँ पे सीमा नहीं बनाएगा। अब ये आप कब सही कर पाओगे? जब आपका राजनीतिक मानचित्र क्लियर होगा। फिर वो इंदौर क्या कुछ भी पूछ ले, भोपाल पूछ लो, जबलपुर पूछ लो, कटनी पूछ लो, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, कुछ भी पूछ लो, कोई फर्क नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48 है आपके पास में। लो अब क्या आ गया कि भोपाल जिले से कौन सा जिला सीमा नहीं बनाता? अभी इंदौर था, अब भोपाल आ गया। कुछ भी पूछ सकता है भोपाल की जगह। राजगढ़, गुना, विदिशा, शाजापुर। तो यहाँ पर आंसर आता है शाजापुर। अब आप सोचोगे सर आपने तो बस राइट का निशान लगा दिया, हमें प्रूव करके बताओ कि शाजापुर है कि नहीं है। तो वो भी देख लो भाई, वो भी देख लो। भोपाल कहाँ पर है? 46 पर है, ये रहा भोपाल। और 45 पर कौन है? ये सीहोर है। तो सीहोर ने भोपाल को उधर रोक लिया है। और ये कौन है? ये राजगढ़ है, इधर विदिशा है, और ये अपना क्या है? रायसेन। और ऊपर देखोगे तो यहाँ पर कौन है? ये गुना है। लेकिन ये 39 पर शाजापुर है। तो शाजापुर भोपाल से डिस्टेंस में है, ठीक है ना। तो आंसर क्या आएगा? शाजापुर। नेक्स्ट 49वां हमारा क्वेश्चन है कि सागर संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? किसके अंतर्गत? सागर संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? तो यहाँ पर वही कंडीशन होगी कि सागर संभाग और जिले कितने हैं? 6। कौन कौन से? सागर, दमोह, निवाड़ी। निवाड़ी के बाद में कौन सा है? टीकमगढ़। और 5 पे छतरपुर। और 6 पे कौन सा है?
पन्ना। तो यदि ये 6 ज़िले हमें पता होंगे तो आसानी से हम यहाँ से निकाल पाएंगे कि छतरपुर है, पन्ना है, सतना नहीं है, टीकमगढ़ है, मतलब सतना सागर संभाग के अंतर्गत नहीं आता, सतना रीवा संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये बातें भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन 50, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले जिलों में मध्य प्रदेश का कौन सा जिला नहीं है, अब बताओ। अब आपको जब ये पता चलेगा कि यूपी के साथ में मध्य प्रदेश के 13 जिले सीमा बनाते हैं, कितने, 13 जिले। और यदि आपको उन 13 जिलों के बारे में पता होगा तो आप आसानी से लगा पाओगे। ऑप्शन में है दतिया, सागर, रीवा, सीधी। अब देखो दतिया यहाँ पर आ गया, और दतिया हम लोग जानते हैं कि दतिया कहाँ पर है, 25 पर देखना, ये दतिया यहाँ पर है। तो दतिया यूपी से सीमा बना रहा है, ठीक है ना भाई, दतिया यूपी सीमा बना रहा है। सागर, सागर देख लो, सागर ये रहा 22 पर, सागर भी यूपी से सीमा बनाता है। आगे कौन सा है, रीवा, तो रीवा देख लो, कहाँ है रीवा, 16 नंबर पे रीवा है, और रीवा भी यूपी से सीमा बना रहा है। तो फिर बचा क्या है, अरे भाई फिर बचा क्या है, समझ रहे हो। तो जो बचा है हम वो देख लेते हैं। सीधी क्या लिखा है, सीधी। तो क्या सीधी यूपी से सीमा बनाएगा, सीधी है कहाँ पे, 14 नंबर पर है सीधी, और सीधी छत्तीसगढ़ से सीमा बना रहा है, मतलब कि सीधी उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा नहीं बनाता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधी। क्लियर। तो आज हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और सबसे पहली सीट में ही आपको क्या दिया गया है कि हम लोगों के द्वारा आप लोगों के लिए 10,000 क्वेश्चंस की सीरीज़ को प्रारंभ किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट किया है, आगे ये सीरीज़ कंटिन्यू इसी प्रकार चलती रहेगी। आज 50 क्वेश्चन है, कल इससे बढ़ के आएंगे, आगे और बढ़ के आएंगे। तो ये सीक्वेंस कब तक चलेगी, 10,000 क्वेश्चन तक। यानी कि मध्य प्रदेश जियोग्राफी के अंतर्गत हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे एक सीक्वेंस में, पूरी एमपी जियोग्राफी को इन क्वेश्चंस के माध्यम से फिनिश करेंगे। आपका कोई सा भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जिसमें ऐसे कुछ क्वेश्चन छूटे जो कि उस टॉपिक में नहीं आए। सारे क्वेश्चंस कवर होंगे टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, जिस प्रकार से आज हम लोगों ने किया है। तो आगे भी आप इसी प्रकार से इन सभी क्वेश्चंस का लाभ उठाइएगा, इन्हें अटेंड करिएगा और सही लगाने का प्रयास करिएगा। जहाँ पर भी डाउट है हम लोग बाकायदा उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं फुल्ली कंसेप्शनल तरीके से। कोई फैक्ट का मैटर ही नहीं है कि फैक्ट हमने पढ़ा और राइट का निशान कर दिया सही आंसर, उस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आगे भी कंटिन्यू सभी लेक्चर्स को अटेंड करिएगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो और आप क्वेश्चन को सही करके आओ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।